हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है वो है क्लास 8 के लिए सोशल साइंस का वीडियो है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जिसमें से लैंड हमने कर लिया है पार्ट 1 में, और अब हम करेंगे सॉइल एंड वाटर। और थर्ड जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉइल से। सॉइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज सॉइल? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल वो है जो अर्थ का सबसे ऊपर वाली थिन लेयर है, उसे हम बोलते हैं सॉइल। जब हम अर्थ के सरफेस से लेके टॉप सॉइल तक हम अगर एक पीस निकालें तो सॉइल सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो सॉइल है। ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी हुई है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स। जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होता है जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, जो डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स हैं, वो जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनसे उसमें जो भी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर जो भी क्वालिटी आ जाती है, और उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। मिनरल्स, जो सॉल्ट्स, जो केमिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। और वेदर्ड रॉक्स, जो रॉक्स जो हैं टूट कर बनती है सॉइल, जिनके टूट जाने से बहुत सारे रीजंस हैं कि कोई भी रॉक जो है वो टूटती जाती है। बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं अर्थ में हर टाइम। हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ के नीचे जो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके नीचे के लेयर्स में वाटर भी जा रहा है, ठीक है, सनलाइट की रेज भी जा रही हैं, ठीक है, और हीट भी जा रही है सनलाइट की। तो इन सब वजहों से क्या है, वहाँ की जो फॉर्मेशन होती है सॉइल की वो हो रही होती है। ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं सॉइल को बनने में, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर रॉक से मिलके बनी हुई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी। मान लीजिए ये अर्थ का ही एक पार्ट है, नीचे से हमने लिया हुआ ऊपर तक। इसकी कुछ लेयर्स बनती हैं। ये लेयर्स क्या बनाती हैं? सॉइल प्रोफाइल बनाती हैं कि सॉइल कैसी है। इनसे हमें पता चलता है कि सॉइल कैसी है। इसकी सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो है पेरेंट रॉक। अब मैं पहले आपको रॉक्स के बारे में बता देती हूँ। पेरेंट रॉक्स, आपको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि रॉक्स कौन सी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जब अर्थ के नीचे बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे फिजिकल चेंजेस की वजह से जब बहुत गर्म हो जाता है लावा, तो वो वोल्केनो बन जाता है, और वोल्केनो जो है वो पूरा बाहर निकल आता है, और वो क्या होता है, वो सेटल हो जाता है जो आसपास का एरिया वहाँ पे, उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। वो हॉट लावा से बनता है। उसके बाद जब बहुत टाइम में उसमें चेंजेस आते जाते हैं, वो सेटल होता जाता है, तो पहले वाली उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और वो क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री, ठीक है। वो चेंज होके बन गया सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं बहुत टाइम तक नीचे दबी जा रही हैं, उनके ऊपर और लेयर्स आती जा रही हैं, चाहे विंड की वजह से आ रही हैं, चाहे रेन की वजह से आ रही हैं, तो वो सेटल होती जाती हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फिर वही प्रोसेस होता है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है फिर वो गर्म होने लग जाती है, फिर वोल्केनो निकलता है, फिर इग्नियस रॉक्स बनती हैं, फिर उसके बाद दोबारा सेडिमेंट्री रॉक्स। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल की फॉर्मेशन है वो अफेक्ट करती है। सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है पेरेंट रॉक की। पेरेंट रॉक क्या करती है? पेरेंट रॉक का मतलब होता है जहाँ से जो सॉइल है उसका टेक्सचर और कलर पता चलता है। उससे हमें पता चलता है कि सॉइल कैसी है। जहाँ पे जैसे आप देखोगे कि ज़्यादा गर्मी है, ड्राई रीजन्स हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा देखोगे सॉइल सैंडी होती है। वहाँ पे सॉइल बिल्कुल, वहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, ठीक है, और प्रीमेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो पानी को स्टोर नहीं कर पाते, मॉइस्चर को स्टोर नहीं कर पाते अपने अंदर।
तो इस वजह से वो बहुत ही ड्राई सैंडी होएगी। कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर का मॉइस्चर रहता है अंदर, तो वो बहुत ही फर्टाइल लैंड हो सकती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इन वजह से वो फर्टाइल हो सकती है। तो फर्स्ट है पैरेंट रॉक। उसके बाद है वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक्स वो होती हैं जो ऐसा मटेरियल जो क्या करते, जैसे हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर बहुत विंड चल रही है, ठीक है, या फिर रेन हो रही है, रेन की वजह से फ्लड आ गया, तो ऊपर वाली लेयर्स बह जाती हैं। उसके नीचे जो, या फिर क्या होता है, पीछे से पानी के साथ जो है बहुत सारी सैंड या बहुत सारे डिपॉजिट्स जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर लैंड फॉर्म में, तो वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो वेदर्ड रॉक बना लेते हैं वहाँ पे अपनी, वो सेटल हो जाते हैं यहाँ पे आके किसी पर्टिकुलर एरिया में, पीछे से बहकर आए हैं वहाँ पे सेटल हो गया, उनको हम वेदर्ड रॉक बोलते हैं। उसके बाद है सबसॉइल। जब आप किसी गार्डन में अपने अपने घरों के आसपास देखा होगा कि आप मिट्टी में वो लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं छोटे छोटे, तो नीचे ब्राउन कलर की जो जहाँ पे रूट्स दिखाई देती हैं आप देखते हो, तो वो है एक्चुअली वो है सबसॉइल। जो नीचे वाली है वो सबसॉइल है, जहाँ पे रूट्स होती हैं छोटे छोटे प्लांट्स की जो हम उगाते हैं घरों में। तो उन प्लांट्स में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड क्या होती है, सैंड होती है एक तरह से रेत, ठीक है। रेत जो होती है हल्की होती है, वो हाथ में नहीं रहती, और पानी को, मॉइस्चर को बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा एयर होती है, हल्की होती है। उसके बाद है सिल्ट। सिल्ट क्ले और सैंड के बीच की उसकी होती है, वॉल्यूम जो होता है उसका सैंड और क्ले के बीच का होता है। सिल्ट होती है, इसमें मॉइस्चर रिटेन हो जाता है, बिल्कुल अंदर पानी जो मॉइस्चर है वो रिटेन कर लेती है। उसके बाद है क्ले। क्ले में भी अगर मॉइस्चर डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो वो भी उसको एकदम से स्टोर कर लेती है और उसको एकदम से जमा देती है, तो क्ले होती है वो। उसके ऊपर वाली लेयर है, जो मेन लेयर है, वो है टॉप सॉइल, जहाँ पे आप वेजिटेशन देखते हो, ह्यूमन जहाँ पे रहता है वो देखते हो, वो है टॉप सॉइल, जहाँ पर हम वेजिटेशन को उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो सारे फैक्टर्स जो सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सॉइल कैसे बनी, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, ये फैक्टर्स बताते हैं। सबसे पहले है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से हमें पता चलता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है। ये कलर और टेक्सचर हमें पेरेंट रॉक से ही पता चलता है किसी पर्टिकुलर एरिया की सॉइल का। उसके बाद है परमेबिलिटी। मैंने पहले भी बताया परमेबिलिटी क्या होती है, कि जब सॉइल के अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिससे वाटर और सनलाइट उसके अंदर चली जाती है, उसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी। ये भी पता चलती है हमें पेरेंट रॉक से। उसके बाद है रिलीफ फैक्टर्स। रिलीफ फैक्टर्स यानी कि कैसा एल्टीट्यूड है, स्लोपी है या फिर नहीं है, तो कैसा उसका लैंडफॉर्म का एल्टीट्यूड है, ठीक है। और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसी एक्यूमुलेट हुई है वहाँ पे, कैसे सेट हुई है, डिपॉजिट हुई है, ये हमें पता चलता है रिलीफ फैक्टर से। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं साथ में। फ्लोरा एंड फौना मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत टाइम से डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स रॉक्स के नीचे दबे रह गए हैं, उनसे क्या हो रहा है, ये सारे बहुत टाइम तक दबे होने की वजह से एक सॉइल को क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स या फिर बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फ्लोरा एंड फौना से आ रहा है। उसके बाद है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्रीज में सेट हो जाती हैं, फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन जाती हैं। इनको बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, जो कि ये बताता है कि सॉइल में कैसी थिकनेस है, सॉइल कितनी थिक है, ये कौन डिसाइड करता है, टाइम। टाइम से ये होता जाता है, चेंजेस आते जाते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट।
देखिए क्लाइमेट तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट से ही सॉइल बन रही है। जहाँ पे जैसे आप देखते हो राजस्थान में इतनी गर्मी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, सैंडी है, रूखी सूखी सी है। और जहाँ पे बहुत रेन होती है वहाँ की अलग तरह की सॉइल होती है। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे आप पंजाब में देख लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ज़्यादा ठंड नहीं होती है, हर तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ऐसे इस तरह का क्लाइमेट जो क्लाइमेट है ये सॉइल की फॉर्मेशन पे बहुत इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन, कि सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है कि सॉइल जो है वो एक्सप्लॉइट कह लीजिए या पॉल्यूट हो रही है, उसका रीज़न क्या है कंटामिनेशन का। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जब हम फॉरेस्ट को कट करके हम अपने ह्यूमन बीइंग्स अपने यूज़ के लिए उसको कट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होती है। बहुत ज़रूरी है एक लैंडफॉर्म में एक सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, सॉइल को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिफॉरेस्टेशन ना की जाए, यानी कि कोशिश की जाए कि फॉरेस्ट को बचाया जाए। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। कई बार हम देखते हैं कुछ एरियाज़ में ओवरग्रेजिंग हो गई है, जिस वजह से वहाँ पे सॉइल जो है वो प्रिवेंट नहीं हो पा रही है, बच नहीं पा रही है, क्योंकि हर बार क्या होता है ओवरग्रेजिंग से, जब भी रेन या विंड आती है तो वो ऊपर वाली लेयर को हवा से या पानी से वो बह जाती है, जिससे सॉइल की क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, उससे भी क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सॉइल की जो नेचुरल मिनरल्स उसमें हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा केमिकल्स उसमें डालते जाएंगे तो उसके जो अपने जो फीचर्स हैं, अपनी क्वालिटी है, वो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है रेन वॉश। पानी की वजह से, फ्लड आ जाने की वजह से, रेन की वजह से जो सॉइल है वो बहुत ख़राब हो जाती है, और जिससे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से मेथड्स को यूज़ करके सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, मेथड्स टू कंजर्व सॉइल। सॉइल को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है मल्चिंग मीन्स, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको यूज़ करके सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एक फार्म है, उसमें यहाँ पे फार्मिंग के लिए क्रॉप्स लगाई गई हैं। ये बीच का एरिया खाली छोड़ दिया गया है, बेयर, और फिर एक इस हिस्से पे फिर कुछ प्लांट्स क्रॉप्स लगाई गई है। ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर हमने क्या डाल देना है, स्ट्रॉ, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पे सॉइल में जो मॉइस्चर है वो रिटेन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, स्ट्रॉ डाल दिया, सूखी हुई घास डाल दी है, जिससे वो कवर भी हो गई है, उसका सॉइल जो है, सॉइल में जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ, मतलब हम डायग्राम से ये क्लियर होगा कि हमने क्या किया, एक इस तरह से फार्मिंग करने के लिए यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए, ये प्लांट्स लगा दिए गए हैं ऐसे, और नीचे वाले एरिया में भी हमने प्लांट्स लगा दिए। ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे ये एक तरह से बैरियर्स बना दिए जाते हैं। ये थोड़ा इसमें अंदर की तरफ हो जाता है ये एरिया, जहाँ से पानी जो है स्टोर हो जाता है यहाँ पे, या निकल जाता है यहाँ से। वाटर की ड्रेनेज के लिए ये जगह बनाई जाती है, ट्रेंचेस बोलते हैं इनको, और जिन्हें हम नालियाँ भी कहते हैं। नाली की तरह यहाँ से पानी निकल जाता है। तो ये भी एक मेथड है, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। और
जो भी रेन वाटर होता है उसको भी बचाया जा सकता है इससे। उसके बाद है रॉक डैम। इसके लिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। रॉक डैम्स क्या होते हैं कि रॉक्स को यूज़ करके डैम्स बना दिए जाते हैं ताकि वाटर का फ्लो जो है वो कम हो जाए, स्लो हो जाए। इससे क्या होगा, अगर तो वाटर का फ्लो जो है ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा फोर्स से पानी आ रहा है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को, जो ऊपर वाला जो डिपॉजिट्स हैं वो उनको बहुत हार्म करता है या उनको बहा देता है। तो उससे रॉक डैम से क्या होगा, धीरे धीरे पानी आएगा, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, जो कि आपने ज़रूर देखा होगा। हिली एरियाज़ में आप जाते हो, माउंटेनियस एरियाज़ में, वहाँ पर क्या होता है, लोग स्लोप पे, माउंटेन्स की स्लोप पे छोटे छोटे टेरेस बनाकर वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, अगर हम मान लीजिए स्लोप से पानी जा रहा है तो वो एकदम से बहता जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के छोटे छोटे फार्म्स बना दिए जाएंगे तो क्या होगा, पानी पहले इनमें रुकेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। पहले प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे जितना चाहिए, बाकी का नीचे जाएगा, जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी को कोई हार्म नहीं होगा। और लास्ट है इसमें शेल्टर बेल्ट्स, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। शेल्टर बेल्ट्स इसलिए लगाई जाती हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, आप देख लीजिए, जहाँ पर बेयर ग्राउंड्स होते हैं, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे विंड से या रेनफॉल से, मैंने पहले भी बताया है कि पानी जो है वो या विंड सॉइल की ऊपर वाली लेयर को बहा देता है। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स में हम ट्रीज़ लगा देते हैं एक लाइन में बहुत सारे, जो कि सॉइल को बहने से रोक देते हैं और सॉइल की जो विंड से या वाटर से जो है बचाव कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करके सॉइल की फर्टिलिटी को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर देखिए, अर्थ का 3/4 जो पार्ट है अर्थ का, यानी 75% वाटर है सारा। इसीलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि 3/4 एरिया जो है वाटर से कवर्ड है। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस 3/4 एरिया जितना वाटर यहाँ पे है, उसमें से हमारे पास जो है फ्रेश वाटर है, जो वो है सिर्फ 2.7%। सिर्फ 2.7% हमारे पास फ्रेश वाटर है। आपको पता है कि जो ओशन वाटर है वो सिर्फ कुछ प्लांट्स, एनिमल्स के लिए, और सिर्फ कुछ ही प्लांट्स या कुछ ही जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर है वो ही सिर्फ अवेलेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। हम लोग ओशन वाटर को ना तो ड्रिंक कर सकते हैं, ना उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वो अनफिट है हमारे लिए, वो फिट नहीं है। हमें तो फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है ह्यूमन को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेश वाटर की। देखिए, फ्रेश वाटर जो है वो 2.7% है, और मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको भी पूरा यूज़ नहीं कर रहे। इस 2.7% का 70% हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ 30% ही हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये 70% वाटर कहाँ गया। ये जो 70% है, ये कहाँ गया वाटर? ये वो सारा वाटर है जो कि आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में बना हुआ है। ये सारा वाटर या तो आइस शीट्स में है या फिर ग्लेशियर्स में। ये कुछ ही एरियाज़ हैं जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ग्लेशियर्स जो हाई माउंटेन्स हैं, माउंटेन रीजन्स हैं, वहाँ पर ये वाटर मिलता है जो कि हमारी रीच से बाहर है, ह्यूमन रीचेबल नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास 2.7% का 30% है जो हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर है या यूजेबल वाटर है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो फ्रेश वाटर है, ना तो इसको हम बढ़ा सकते हैं और ना ही हम इसको कम कर सकते हैं। मीन्स कैसे?
देखिए वाटर साइकिल के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर जो है ओशन से इवेपोरेट हुआ, उसके बाद रेनफॉल हुई तो अर्थ पे वापस आ गया, उसके बाद वो अर्थ से सारा का सारा वाटर जितना यूज़ हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज में, और उसके बाद वो सारा वाटर जाके ओशन में वापस चला जाता है। तो ये एक साइकिल बना हुआ है। ना तो जो फ्रेश वाटर है उसको कम किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही प्रीशियस है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम फ्रेश वाटर को पॉल्यूट कर देंगे, ख़राब कर देंगे, तो हमारे लिए या हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही स्कैर्सिटी हो सकती है वाटर की, फ्रेश वाटर की, जो ड्रिंकेबल वाटर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम फ्रेश वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। फ्रेश वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के लिए, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है, कुछ मटेरियल क्रिएट करने में या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में वाटर यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा कि ये नदियों पर बांध बनाकर बनाई जाती है, जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है कि ये जो स्कैर्सिटी हो जाती है या बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं कि ये जो फ्रेश वाटर है ये पॉल्यूट हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। ये जो फ्रेश वाटर है ये दो तरीके से ख़त्म होने वाला है या हो सकता है। एक तो है ड्राइंग अप, ये ड्राई हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, या कह लीजिए कि ड्राई होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसके बाद है दूसरा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे जो फ्रेश वाटर को ख़राब कर रहा है और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो कंटेमिनेट कर रहा है वाटर बॉडीज़ को, वो है फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़। वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करने के बाद जो भी उनका वेस्ट होता है उसको बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज़ में निकाल देते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, जो कि उस फ्रेश वाटर के एनिमल्स और इवन जो लोग, जो ह्यूमन बीइंग्स उनको यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें और वो उनको ट्रीट नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, वो है ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी उनका जो वेस्ट है वो सीवेज के थ्रू वाटर बॉडीज़ में चला जाता है बिना ट्रीट किए, जो कि वाटर को पॉल्यूट करता है। और एक और चीज़ आ जाती है कंटामिनेशन की। एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, जिसका जो कि बारिश के दिनों में क्या होता है कि वो जो ऊपर की लेयर में से जो केमिकल्स हैं वो जाके वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं और जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें कम से कम करनी चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूट ना हो। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स टू कंजर्व वाटर। हम किस तरह से फ्रेश वाटर को अपने लिए सेव कर सकते हैं, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले है ट्रीट द वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। जब भी फैक्ट्रीज़ में से या इंडस्ट्रीज़ में से वाटर बॉडीज़ में वेस्टेज को डिस्चार्ज किया जाता है उससे पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको अच्छे से प्रोसेस करके उसके बाद डिस्चार्ज करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में, ताकि कोई भी केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वाटर एनिमल्स को या ह्यूमन कंजम्पशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। देखिए बहुत ज़रूरी है कि फॉरेस्ट को बचाया जाए और साथ ही साथ वेजिटेशन लगाई जाए ऐसी, क्योंकि सबसे अच्छा सोर्स है प्लांट्स, जो कि वाटर को कंटामिनेट होने से बचाते हैं और मोर ओवर रिटेन भी करते हैं वाटर को। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग। हम ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। रेन वाटर बहुत ही सबसे फ़ायदे वाला और बहुत ही चीप हमारे पास सोर्स है। स्प्रिंकलर्स, हाँ जी, ये भी बहुत
बहुत सारे लोग जो हैं आजकल अवेयर हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में हैं, वो स्प्रिंकलर्स को यूज़ करते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन में इससे क्या होता है कि बहुत सारा पानी नहीं फार्म्स में छोड़ा जाता, सिर्फ स्प्रिंकल करके ही मॉइस्चर जो है या वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्रॉप्स को दी जाती है। और लास्ट है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि ना ड्रिप से ड्रिपिंग होती है वाटर की सिर्फ रूट्स में, प्लांट जहाँ पे लगाया हुआ है उसके आसपास सिर्फ रूट्स को पानी दिया जाता है, जिससे वो डायरेक्टली रिटेन कर लेते हैं प्लांट्स, और वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती इससे, और बहुत कम पानी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। ये कुछ मेथड्स थे जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं, फ्रेश वाटर को। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो थैंक यू।